नमस्कार। तीसरे चरण का चुनाव क्या कह रहा है? क्या कह रहा है आज का मतदान? और बीजेपी के झुके हुए कंधे बहुत कुछ कह रहे हैं। और आज क्या कुछ होने वाला है, ये तीसरा चरण क्या कह रहा है, आपको आज ये समझाने के लिए और ये सब कुछ समझने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। केपी मलिक सर से सीधा सवाल है सर, कौन मारेगा मैदान? बीजेपी क्यों है परेशान? देखिए प्रज्ञा, जिस प्रकार से पहले दो चरणों में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आई है और आज तीसरे चरण का मतदान है, तो उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दो तीन चीजें देखनी होंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने मुद्दे बदले हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपनी लैंग्वेज और अपनी जो भाषण शैली है वो बदली है, उसका कितना असर दिखाई देता है। और इसको तीसरे चरण को अगर हम लार्ज परिप्रेक्ष्य में देखें उत्तर प्रदेश के अलावा, तो इसमें गुजरात और कर्नाटक की सर्वाधिक सीटें हैं। गुजरात की एक फेज में ही सारी सीटें निपट जाएंगी। 26 में से एक सीट ऑलरेडी वो जीत चुके हैं सूरत की, तो 25 सीटों पर चुनाव है। और वहां पे आप देख रहे हैं ठाकुरों का और राजपूतों का जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि रूपाला की सीट को दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा और जो दो ठाकुर बाहुल्य सीटें हैं, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आप देखेंगे कर्नाटक में, कि कर्नाटक में जो दूसरे दौर का चुनाव है और वहां पे लगभग कितनी सीटों पे है चुनाव, वहां पे मेरे ख्याल से आधी सीटों पे वहां चुनाव है। और वो जिस प्रकार से सीडी कांड वहां हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत बैकफुट पे है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान और वो रोबोट दीदी और दूसरी दीदी बता रहे थे, वो सारे मुद्दे इनके फेल हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली गई, क्योंकि महिलाओं के किसी भी मुद्दे पे बात करने से भारतीय जनता पार्टी के नेता बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मुद्दा कर्नाटक में नुकसान कर रहा है। इसके उलट अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार कांग्रेस सरकार बनने के बाद सीतारमैया जो गारंटी उन्होंने चुनाव के दौरान दी थी, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया था, वो धीरे धीरे उसको पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां थोड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव है। इन 10 सीटों पर अगर 8 सीटें भाजपा के पास हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन 8 में से मुझे लग रहा है कि 4 सीटों पे कड़ी टक्कर है। 4 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी लूज करेगी और 4 सीटें हैं जिन पर वो सख्ती से लड़ रही है। उनमें से मुझे जो भारतीय जनता पार्टी की मुफीद सीट मुझे दिखाई देती है, वो सीट मुझे आगरा दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीत जाएगी। दूसरी सीट मुझे हाथरस दिखाई देती है। तीसरी सीट मुझे एटा की सीट भी दिखाई देती है, क्योंकि वो कल्याण सिंह की सीट रही है, आप जानते हैं। तो कल्याण सिंह की सीट भी वो निकाल लेंगे। मुझे जो मुश्किल दिखाई दे रही है इस बार, संभल की सीट दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पे वो तो बर्क साहब की सीट थी, तो बर्क साहब की सीट समाजवादी पार्टी, उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी इस सीट को निकाल लेगी। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट थी, जो 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सीट है, इस बार वहां पे जो वर्तमान में सांसद है राजकुमार चार, उनका बहुत विरोध है। इसके अलावा वहां पे समीकरण ये बन गया है कि कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जो सेना का जवान है और ठाकुर बिरादरी से आता है और बहुत लोकप्रिय वहां हो रहा है। और उसका बड़ा, जितने पत्रकारों से हमारी बात हो रही है, जितने लोगों से वहां बात हो रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन उसका चल रहा है। और इसमें जो समीकरण बिगड़ रहा है यहाँ पे जो 2014 में बाबूलाल सांसद रहे हैं, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके बेटे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बाबूलाल लगभग 8 बार से एमएलए हैं, मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं रालोद के कोटे से, और अभी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से, पिछली बार खुद सांसद थे, तो उनका जान सकते हैं आप कि कितना असर उस सीट पे होगा। तो उस पे जो उनका बेटे रामेश्वर लड़ रहे हैं, वो जाटों के वोटों में सेंध लगा है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। जो तीसरा कारण है, यहां से अगर आप देखेंगे बसपा के रामनिवास शर्मा लड़ रहे हैं,
तो बसपा के जो रामनिवास शर्मा हैं वो लोकल हैं, और वो लोकल होने के नाते ब्राह्मणों का वोट काफी हद तक ले रहे हैं और दलितों का वोट भी उनको मिल रहा है। जैसे हम समीकरण की बात करते हैं कहीं भी कि जो इन्होंने इस बार संविधान की बात की है, संविधान के मुद्दे पे जो दलित वोटर है वो बहुत उग्र है, तो वो हाथी के बटन को मशीनों में ढूंढता है, तो हाथी का बटन जो है वो मायावती जी ने उपलब्ध करा दिया है। तो पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी को हाथी वाला वोट मिला था, वो वापस हाथी पे जाके भी भारतीय जनता पार्टी की ये जो सीट है मुझे खतरे में नजर आती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सीट भी जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार लूज कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिरोजाबाद की, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव लड़ रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव के भतीजे, हाँ, शिवपाल यादव के बेटे हैं, अखिलेश के कजन हैं। बहुत अच्छा चुनाव ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है इस सीट पर भी बहुत घमासान है। और आपको याद होगा कि कल एक एफआईआर भी शिवपाल यादव पे हुई है, उन्होंने कोई टिप्पणी मायावती के ऊपर कर दी थी, तो चुनाव आयोग ने बड़ी तेजी से उस पर रिएक्शन करते हुए एफआईआर की है। तो उसका असर उनकी बिरादरी में कम से कम दिखेगा। थोड़ा लोग एग्रेसिव हो जाते हैं जब इस तरह की चीजें होते हैं। मुझे तो लगता है कि हो सकता है शिवपाल यादव ने एक राजनीतिक दांव या पैंतरा चला हो कि जिससे हमारे लोग एग्रेसिव होकर वोट डालें। तो सुबह से ही लोगों की लाइन शुरू हो गई है पोलिंग बूथों पे, तो मुझे भी ये थोड़ा इस पर लग रहा है कि फायदा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि आप देखेंगे पिछली बार अक्षय यादव जो चुनाव यहां से लड़ रहे थे 2019 में, चंद्रशेखर यादव से बहुत ज्यादा फर्क उनको नहीं था। उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे जो बीएसपी का वोट था लगभग 1 लाख वोट मिला था। और उस वक्त शिवपाल यादव भी अलग लड़ रहे थे अपनी खुद की पार्टी से। शिवपाल यादव तो ये अगर 1 लाख वोट भी आप जोड़ देते हैं शिवपाल वाले, तो ये जीत सुनिश्चित दिखाई देती है इससे। तो मुझे लगता है फिरोजाबाद की सीट भी आराम से ये सीट निकल सकती है। अगर मैनपुरी की बात करते हैं, मैनपुरी पे आप देखते हैं कि ये तो परंपरागत सीट मुलायम सिंह यादव की है। नेताजी यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं। बाई इलेक्शन में अभी डिम्पल यादव जीती थी, वो फिर चुनाव लड़ रही हैं। तो इस पर कुछ बहुत शक शुबा मुझे नजर आता नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी सीट है। करने की कोशिश की गई यादव वर्सेस ठाकुर, उसका क्या असर होगा? देखिए, अगर आप देखें ये जिस प्रकार से हमने वहां लोगों से पता किया है कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने वहां पे रोड शो किया था। उस रोड शो में बहुत भीड़ आ गई थी और कुछ नौजवान और कुछ बच्चे वहां मूर्ति के ऊपर चढ़ गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने सुलह सफाई उस पर हो गई है और उनकी तरफ से खेद भी जताया गया है, तो मामला सुलट गया है। हालांकि बताते ये है कि कोशिश ये की गई थी कि जिस प्रकार से ठाकुर नाराज चल रहे हैं तो उसको भुना लिया जाए और उनको वापस लाया जाए, इस तरह के एक सगुफा छोड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो मामला चला नहीं। तो मुझे नहीं लगता उस मामले पे कुछ बहुत ज्यादा होगा और वो मामला सब ठंडा हो गया है। इस तरह की चीज मुझे कोई दिखाई दे नहीं रही वहां पे। देखिए, आप ये देखेंगे क्योंकि ये जो इलाका है ये इटावा का इलाका है और सैफई इसी गांव में आता है, जो नेताजी का अपना गांव है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, यादवों के अलावा भी जो लोग हैं, वो किसी न किसी तरह से भावनात्मक रूप से नेताजी से प्यार करते हैं, नेताजी से जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि नेताजी की बहू डिम्पल यादव है। तो उसका भावनात्मक फायदा भी डिम्पल यादव को भी मिलता हुआ दिखाई देता है और समाजवादी पार्टी को भी दिखाई देता है। तो इस सीट में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं को बहुत करिश्मा दिखा पाएंगे, मुझे इसका नहीं लगता। बाकी जैसे जैसे वोटिंग फीसद देखना होगा, वोटिंग फीसद कितना बढ़ता है, क्योंकि पहले 2 आपने चरणों में देखा है कि वोटों का जो फीसद है वो गिरता जा रहा है। अगर तीसरे चरण में भी यही हाल रहा तो फिर ये सत्ताधारी दल के लिए तो मोटा मोटी नुकसान है ही, लेकिन दूसरे जो पक्ष है उनके लिए भी थोड़ा नुकसान करता है। लेकिन मुझे लगता है कि तीसरे चरण में जो इलेक्शन कमीशन ने भी जागरूक करने की कोशिश की है, बाकी लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं वोटर से कि भाई घर से बाहर निकलिए। और अभी थोड़ा सा ये भी है कि खेती का जो काम था वो भी कुछ कम हो गया है और मौसम पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि मत फीसद बढ़ना चाहिए। अगर मत फीसद बढ़ता है तो फिर हार जीत का अंतर भी बढ़ेगा इस सीट की, अगर आप बात करें। दूसरा एक चीज मैं और यहाँ पे एटा का जिक्र करना चाहूंगा, जो मुझे ये सीट लगती है कि एटा की सीट भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरागत सीट है। ये कल्याण सिंह का क्षेत्र है
और उनके जो बेटे हैं राजवीर सिंह राजू भैया, वो 2 बार से लगातार यहाँ पे सांसद हैं और इस बार भी उनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जो लोधी हैं, जो स्वर्ण राजपूत हैं और दूसरे जो शाक्य हैं, ये मिलके इनको जिता देते हैं। यादव वोट है यहाँ पे, लेकिन यादव वोट उस लेवल पे नहीं है कि किया जाए। हालांकि अगर आप देखा जाए कि अखिलेश यादव ने इस बार जातीय समीकरण साधने के लिए शाक्य को टिकट दिया है कि शाक्य मुसलमान और कुछ पिछड़े मिलके अगर वोट मिल जाते हैं तो चुनौती तो उनके लिए बड़ी है। इतनी आसानी से राजवीर जीत जाएंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कड़ी टक्कर तो होगी, लेकिन सीट मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बाकी तो समय ही बताएगा कि जैसा कि हमने पिछली बार जिक्र किया कितना वोट फीसद बढ़ता है, क्या होता है, क्योंकि इस बार जो है वोटर बहुत उदासीन दिखाई दे रहा है। हाँ। वोटरों में वो जो उत्साह होता है, वोटरों में जो वो एक ये होता है कि भाई खुशी हो रही है और लाइनें लगी हुई हैं और भाग दौड़ हो रही है, एक जश्न का माहौल है, वो इस बार ना पोलिंग बूथ पे दिखाई दे रहा है, ना शहर में दिखाई दे रहा है, ना लोगों में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए प्रज्ञा, अगर इसके पीछे देखा जाए कि लोगों में उदासीनता इसलिए दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वायदे किए और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव कर रही है, जिस प्रकार से इवेंट बना रही है, उसमें उन्हीं के लोग नहीं आ रहे। वो जो भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर का, तहसील स्तर का, ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं उस उत्साह के साथ चुनाव में नहीं आ रहा है। और जो इनके अलावा सहयोगी संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो वीएचपी हो, वो भी उस लिहाज से नहीं आ रहे हैं जो पिछले 2 इलेक्शनों में इनके साथ आए थे। तीसरी चीज जो हमने देखा है कि जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा हम मान के चलते हैं कि इसमें गर्मी का प्रभाव भी है, लेकिन कई लोग फिर ये कहते हैं कि गर्मी तो पिछले इलेक्शन में भी थी, उससे पहले 14 के इलेक्शन में भी थी। तो ये उत्साह एक होता है, गर्मी सर्दी तो चलती रहती है, लेकिन लोगों में अगर उत्साह होता है तो लोग निकलते हैं। तो उत्साह कहीं ना कहीं लोगों में नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं मानता हूं अगर उत्साह नहीं है तो फिर लोग चुनाव से दूर हैं। और आप एक चीज और देखेंगे कि चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव भी हो, उनमें भी बहुत ज्यादा उत्साह आप नहीं देखेंगे। जिस प्रकार से पहले रैलियां होती थी विपक्षी नेताओं की, वो स्ट्रेटजी बनाते थे, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज में मुझे पिछड़ते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जो चुनाव भाजपा के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, ये जनता चुनाव लड़ रही है और जनता अपने तरीके से लड़ती, जनता एक हद तक चुनाव लड़ती है। तो इसलिए चुनाव जो है जनता और सत्ता के बीच है। विपक्ष खाली दूर से तमाशा देख रहा है, लेकिन विपक्ष में इसका अच्छा खासा फायदा होते हुए मुझे नजर आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो। अब जहां कांग्रेस को आप देख रहे थे कि उनकी मात्र 1 सीट उत्तर प्रदेश में रह गई थी, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़ेंगी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी जहां बहुत कम वोटों पर सीटों पर सिमट गई थी, मुझे लग रहा है इस बार वो 2.5 के आंकड़े पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बसपा तो 10 के आंकड़े पे थी पहले, तो बसपा हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए। तो इस तरह से विपक्ष की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी, कहीं टिकट काटना, कहीं टिकट देना, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सारी चीजें की है। जहां टिकट कटना चाहिए था वहां काटा नहीं, जहां काटना चाहिए था वहां दे दिया, और जहां देना चाहिए था वहां काट दिया। तो ये स्ट्रेटजी भी भारतीय जनता पार्टी की कई जगह नुकसान कर रही है। अगर हम फतेहपुर सीकरी की ही बात करें कि वहां पे जो उनके वर्तमान सांसद है उसका विरोध है, अगर वो काट के किसी दूसरे को दे देते तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना थोड़ा आराम से सीट निकल सकती थी, मुफीद होता जीतना। क्योंकि मेरी जितने लोगों से बात हुई है जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इनके बाबूलाल के बेटे वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, उनका कहना यह है कि हमारे समाज की पंचायतें हुई हैं और समाज ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला है कि आपको लड़ना ही पड़ेगा। और समाज में पंचायतें ये भी हुई थी कि अगर राजकुमार 4 के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो फिर तुम्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिद करके इन्हीं को टिकट दिया। तो ये लड़ना हमारी मजबूरी है और जरूरी नहीं हम चुनाव जीतेंगे, ये उनको भी पता है, लेकिन वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो इसका फायदा ऑटोमेटिकली विपक्ष को हो रहा है। ऐसी भी कई सारी सीटें हैं प्रज्ञा। सर इस हिसाब से अगर हम तीसरे चरण को देखें तो फिर तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी चरण से भाजपा को उम्मीद है। पहले दूसरे चरण में तो बेड़ा गर्क हुआ, इस तीसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें ले जाने की उम्मीद भाजपा कर रही थी, लेकिन उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा सीटें आते हुए दिख नहीं रही है, बल्कि हद से ज्यादा घटती हुई दिख रही है और विपक्ष मजबूत हो रहा है।
देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच कर चल रही होगी तीसरे चरण में उसको बहुत मजबूती हाथ लग जाएगी। ऑल ओवर इंडिया की अगर आप बात करते हो, जो 93 सीटों पे चुनाव है, उसमें मैंने पहले ही आपको कहा कि गुजरात में उनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है, और वो मान के चल रहे थे कि कर्नाटक में भी अच्छा फायदा होगा, कर्नाटक में भी उनकी जरूर सीटें ठीक ठाक आएंगी। लेकिन ये सारा मामला जो सीडी कांड हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो गया है। इसके अलावा अगर आप बाकी जगहों में देखेंगे, जहां जहां भी चुनाव है, वहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को खास नहीं कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण में ये लगा के चल रही हो कि बहुत अच्छा चुनाव उनके लिए होगा और बहुत फायदा उनका हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की सोच सकती है। गुजरात में ही सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी लूज करेगी, भले ही वो एक भी सीट लूज करो, तो ये तो नुकसान ही है, फायदा कहाँ उसके लिए हो। तो भारतीय जनता पार्टी का ये सोचना कि तीसरे चरण में उसके लिए बहुत अच्छा होगा या वो बहुत अच्छा कर पाएगी, मुझे नहीं लगता, ना मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। जी। अच्छा, बीजेपी 400 पार की बात करती है, लेकिन इस तरीके से अगर हम कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखें तो वो भी बिल्कुल हाथ बांधे खड़े हुए हैं, और बीजेपी भी के कंधे पे झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा, अगर आप 400 पार की बात करें, ये 400 पार की बात हम जैसे, आप जैसे कुछ पत्रकार कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वीकार कर लिया है, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति भी 400 की बात नहीं कर रहा है। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ही एबीपी पे दिबांग ने गृह मंत्री अमित शाह जी का इंटरव्यू किया था, और उन्हें 2 बार पूछना पड़ा कि अभी आप कायम हैं 400 के पार पे? तो उन्होंने जेब पिटाते हुए कहा कि बिल्कुल हम कायम हैं। बोला 400 के पार? तो उन्होंने कहा हाँ 400 प्लस, 400 प्लस। तो वो खुद इस चीज से बचते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको लगता है कि ये जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, ये उनके गले की हड्डी बन गया है, गले की हड्डी बन गया ये उनके। और आप देखते हैं कि ये 400 पार का जो नारा हुआ, इसी ने एक इतना बड़ा हथियार पिछड़ों को, दलितों को, एससी को जो दे दिया संविधान के मामले में, और उससे एक बहुत बड़ा जो वोट था भारतीय जनता पार्टी का, वो खिसक गया है। अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट आया था उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी, वो तो दलित वोट था। मायावती का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। तो वो इस चीज से खुश थोड़ा ही होगा कि अगर आप संविधान बदलने की बात करेंगे। उनको तो खुद याद आ जाता है कि भाई बाबा अम्बेडकर और हमारा संविधान, और संविधान ने हमें हक दिया है, अगर संविधान बदल जाएगा तो हमारा हक छीन जाएगा। तो आपने क्या मुद्दा उनको पकड़ा दिया? तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता 400 पार की बात कर रहा है। तो ये सर, तो जिस खाली तरह के रुझान आ रहे हैं, बीजेपी बैकफुट पर जा रही है, और इसके पीछे कहा जा रहा है कि आरएसएस भी एक फैक्टर है जो बीजेपी बैकफुट पर जा रही है। देखिए प्रज्ञा, आरएसएस में जो हमें हमारे सूत्र बताते हैं या हमारी जो खबरें हैं, आपको याद होगा कि मोदी जी पिछले 10 साल से कभी भी नागपुर गए हैं तो वो दिन के दिन वापस आ गए हैं। और इस बार ये हुआ है कि मोदी जी ने वहां पे नाइट स्टे किया, और सूत्र बताते हैं कि उन्होंने मिलने की कोशिश की मोहन भागवत जी से, लेकिन मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद जब आपको यहाँ आपके हमारे यूपी में चुनाव हुआ था, आई थिंक पहले चरण का ही चुनाव था 19 को, तो शायद 18 तारीख को अमित शाह भी पहुंचे थे, और अमित शाह की भी मुलाकात नहीं हो पाई। माना यह जा रहा है कि मोहन भागवत इन 2-3 चीजों को लेकर खासे नाराज दिखाई देते हैं कि आपने जो मोदी की गारंटी कहा है, इससे वो खासे नाराज हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी क्यों है, भाजपा की गारंटी क्यों नहीं है, कमल की गारंटी क्यों नहीं है, संगठन की गारंटी क्यों नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं आरएसएस और जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो नाराज हैं, और मुझे लगता है यही उसका एक नतीजा है कि जो बूथों पे आरएसएस की जो टीम है वो दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा एक कारण इसका ये भी है, इससे भी कहीं ना कहीं मोहन भागवत नाराज दिखाई देते हैं कि ये जो 400 पार का नारा दिया है, इस 400 पार के नारे की कोई जरूरत नहीं थी। अननेसेसरी एक नारा देके विपक्ष के हाथ में हथियार थमा दिया है, और विपक्ष उसको जो है भुना रहा है। विपक्ष जितना उसको मुद्दा बना सकता है विपक्ष बना रहा है। बाकी चर्चा में ये मुद्दा आ गया, और इससे भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चंक टूट गया है, और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान इस नारे की वजह से हो गया है। तो इसमें भी संज्ञान आरएसएस ले रहा है। ये तमाम कारण है। जी।
सर, देश के भीतर और लोगों के भीतर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है इस तीसरे चरण के चुनाव में। सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है गोदी मीडिया में सर। जी न्यूज के मालिक हैं सुभाष चंद्रा, अचानक से प्रेस फ्रीडम की बात करने लगे, 360 डिग्री घूम गए हैं। और ये भी खबरें आ रही है कि रैलियां तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चलाने के लिए मना कर दिया गया है। ये क्या है, क्या गोदी मीडिया को भी रुझान मिलने लगे हैं क्या? देखिए प्रज्ञा, ये दो वर्ग होते हैं। एक तो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, सबसे पहले उनको आइडिया हो जाता है, और फिर जो व्यापारी वर्ग होता है उसको पता लग जाता है कि सत्ता किस ओर जा रही है। और उसके बाद जो हमारे वाले मीडिया संस्थान के मालिक हों या जो मठाधीश हैं मीडिया में, कुछ जो मालिक भी नहीं है और पत्रकार भी नहीं है, बीच के कुछ लोग हैं, उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में उनका सबका चेहरा आ गया होगा। सबसे पहले उनको पता लगना शुरू हो जाता है, और कई लोगों के आपने सोशल मीडिया पे बदलते हुए चेहरों मोहरों को देखा भी है। तो उनको एहसास हो चुका है कि शायद सत्ता नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने रंग दिखाना शुरू कर दिया पहले। और मैं अक्सर चैनल पे कहता हूं, कई सारे वही लोग हैं, जब वाजपेयी जी की सरकार 2004 में गई थी और सबसे पहले उन्होंने सोनिया गांधी का इंटरव्यू, मनमोहन जी का इंटरव्यू, कांग्रेस के तमाम नेताओं का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था, जो अपने आप को वाजपेयी जी के करीबी, आरएसएस के करीबी, भाजपा के करीबी बताते रहे। उसके बाद फिर वो 10 साल उन्होंने खूब मलाई कांग्रेस में खाई, और बाद में वो फिर 14 में फिर जो है मोदी जी के पास आ गए, और उन्होंने कहा कि हम तो आरएसएस के आदमी हैं और हम तो जन्मजात आरएसएस के हैं। वो तो 10 साल हम गलती से कांग्रेस में चले गए थे। तो उन्होंने मलाई इधर अभी 10 साल खा ली है। तो अभी मलाई उनको लग रहा है कि अगर सत्ता बदलती है तो नई जो सरकार बनेगी, उस नई सरकार में मलाई खानी है, तो वो अब उधर जाने की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा की बात आप कर रहे हैं, अगर हाल ही में पीछे आप देखेंगे 6,500 करोड़ का लोन था इनके पास, यस बैंक का। और मोदी जी को इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का अनावरण कराने मोदी जी के पास गए, और धीरे से पता चला इन्होंने अपना जो है 5,000 करोड़ का लोन भी माफ करा लिया। अब आप बताइए, इतने बड़े बिजनेसमैन का 5,000 करोड़ का लोन भी माफ हो गया, और अभी मोदी जी की रैली भी बंद कर दी, रोड शो भी चैनल पे बंद कर दिए, और एक किसान का 50,000 का लोन माफ नहीं होता है, उसको बैंक वाले उठा के ले जाते हैं, उसको सजा होती है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो यही तो दुर्भाग्य है देश का। अब ये मैं आपको हर बार कहता हूं, अब आज यहाँ पे हम लोगों के ऊपर कई बार ये होता है कि भाई आप देखिए, पत्रकार का काम है विपक्ष का काम करना, सरकार से सवाल पूछना। सत्ताधारी दल से अगर आप सवाल पूछेंगे तो सत्ताधारी दल के लोग आपको जो है आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। अब आप बताइए, हम किसी विचारधारा के व्यक्ति नहीं है, हमें कई लोग अभी जो है कांग्रेस का चाटुकार बता रहे हैं, कांग्रेस का दलाल बता रहे हैं। अब यही सत्ता बदल जाएगी, जब हम कांग्रेस से सवाल पूछना शुरू करेंगे फिर वो हमें बीजेपी का बताने लगेंगे। तो हालांकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनको पड़ता है उनको तो रंग बदलना ही पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है ये सीधा सीधा रंग बदलने का काम है, और बहुत जल्दी रंग बदल रहे हैं, इनको थोड़ा और वेट करना चाहिए था, मुझे लगता है। जी सर, चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या कहेंगे? आज वोटिंग हो रही है, लेकिन खुलकर भाजपा जो नफरत फैला रही है, जिस तरीके से कर्नाटका में जो वीडियो आया वो आपने देखा होगा, तो चुनाव आयोग कुछ बोल नहीं रहा है सर। क्या ये कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा के पाले पर आकर एकदम खुले तौर पर खड़ा हो गया है चुनाव आयोग? देखिए प्रज्ञा, चुनाव आयोग को हिंदी में केचुआ कहते हैं, और चुनाव आयोग की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें झुकी हुई है वो रीढ़ की हड्डी। चुनाव आयोग जो है, जैसे तमाम दूसरी जो संस्थाएं हैं जो सरकार की कठपुतलियां बनी हुई हैं, चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित है, और चुनाव आयोग बचा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग के जो कमिश्नर थे, जो तीसरे कमिश्नर थे, उन्होंने कलकत्ता में, बंगाल में एक मीटिंग हुई थी और वहां पे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये दबाव इस तरह का जो है वो हर एक आदमी नहीं झेल सकता है, इसलिए कुछ लोग इसको झेल लेते हैं, कुछ लोग नहीं झेल लेते। अब यहाँ तो तमाम तरह के लोग हैं। आपने अभी अनिल मसीह को भी देखा कि कितना लिमिट से आगे वो चले गए, और कई लोग ये हैं जो दबाव नहीं झेल पाते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो कई तरह के लोग हैं, इस पे बहुत ज्यादा किसी संस्था के ऊपर टिप्पणी करना भी आज की डेट में आप समझते हैं, लेकिन आप इशारा समझिए कि आज की डेट में किस तरह से कौन काम कर रहा है। और संस्थाओं के इन जो ये जितनी संस्थाएं हैं, नहीं मैं खत्म कर देता हूँ, ये जितनी संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो,
मेरे बहुत सारे दोस्त ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे दोस्तों से बात होती है, वो मजबूरी जताते हैं अपने, वो बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम खुद मान के चल रहे हैं कि हमारी खुद की इमेज खराब हुई है, तो लेकिन क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम है, सिस्टम में बंधे हुए हैं, जब ऊपर का बॉस ही बिका हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये सिस्टम है, अब क्या कर सकते हैं इसका। जी एक चीज और सर लोगों के दिमाग में घूम रही है, जब से 2 चरण हुए, दूसरे चरण के बाद से एक बड़ी अजीब घटना हुई सर। चुनाव आयोग ने 10 दिन के बाद पहले दूसरे चरण का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा दिया और बहुत सारी जानकारियां खुलकर दी भी नहीं। आपको क्या लगता है सर, लोग बहुत ये सवाल उठा रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि उनके सवाल का जवाब आप दें। लोग कह रहे हैं कि कुछ खेला है इसके पीछे। देखिए प्रज्ञा, मेरी कई सारे जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हुई है। इस बार चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे और तमाम इंतजाम हमें दिखाई भी दिए। और इस बार चुनाव आयोग ने एक ऐप सभी जो पीठासीन अधिकारी थे, जो मतदान केंद्रों पे अधिकारी थे, उनके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कराया था और उस ऐप में आपको डाटा अपलोड करना था। हाँ। तो जब आप डाटा अपलोड करते हैं तो उसमें कोई बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है, वो हर घंटे डाटा अपलोड होता रहता है और हर 3 घंटे में तो चुनाव आयोग भी खबर दे रहा था कि कितनी फीसदी जो है मतदान हो चुका है। तो वो 7 बजे तक, जब तक 7 साढ़े 7 बजे तक मतदान बंद हुआ तो 8 बजे तक लगभग सारे आंकड़े आ गए थे। उसके बाद भी माना यह जाता है कि भाई चुनाव आयोग टैली करता है तो रात को 10-11 बजे तक आ सकता है, अगले दिन 12 बजे तक आ जाए, रात तक आ जाए। और ये तब होता था, ये तब होता है, जी ये तब होता था जब आप डायरी सिस्टम चलता था, आपका फैक्स सिस्टम चलता था। आप मुझे बताइए कि पहले हम बैंकों में चेक लगाते थे, चेक बैंक में डालेंगे, फिर वो क्लियरेंस में जाएगा, 3 दिन में, तीसरे दिन आपके अकाउंट में आएगा और आपको पता नहीं लगेगा। आपको पता लगेगा या तो बैंक में पूछना पड़ेगा या आपको पासबुक पूरी करानी पड़ेगी, तब पता चलेगा। आज हमारा सिस्टम ये है कि मैं आपके अकाउंट में 2000 रुपए ट्रांसफर करता हूं, वो विद इन 10 सेकंड ट्रांसफर हो जाएंगे, मुझे भी एसएमएस आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा और हम दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमें पैसे चले गए और आ गए। अब आप ये बताइए, जब आपने ऐप डाउनलोड करवा दिया, आपके पास पूरा डाटा हाथों हाथ आ गया, तो उसके बाद आपको 11 दिन क्यों लग गए? इस पे सवाल तो उठता है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या हमेशा ऐसा ही होता रहा है? इसके पीछे क्या हो रहा है? इसको यहीं पे छोड़ना ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा गुणा भाग करना मुझे लगता है। लेकिन ये सीक्रेसी बहुत सवाल उठा रही है सर, ये सीक्रेसी जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि समझने वाले यहीं से समझ गए हैं कि जितना हमने विस्तार से बताया है, इसमें आगे कुछ बचता ही नहीं है कहने को। हाँ। और आपको ये भी हो सकता है कि हम जो गुणा भाग करके बता रहे हैं और जिस तरह से हम धरातल पे देख रहे हैं कि कई जगह सत्ताधारी दल के जो उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और ऐसे में अगर कल को वो चुनाव जीत जाते हैं तो उस पर आप कैसे उंगली उठाएंगे, कैसे उसका रिएक्शन होगा, क्या होगा, इस पे भी सवाल खड़े होंगे। दूसरी चीज मैं आपको लास्ट में ये प्रज्ञा जी कहना चाह रहा हूं, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सबसे पहले समझने वाले लोग ब्यूरोक्रेट और व्यापारी ही होते हैं, और ब्यूरोक्रेट इतना दबाव लेगा, इतना रिस्क लेगा, मुझे अभी नहीं लगता है। क्योंकि आज जनता में खड़े हुए हर तीसरे आदमी के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसको वीडियो कैमरा कहते हैं, जिसको हम फोन कहते हैं। तो कोई भी अधिकारी इतना रिस्क लेगा, कोई वीडियो लीक हो गई, कुछ हो गया। अगर आप देखें अनिल मसीह का अगर वीडियो लीक नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वीडियो लीक हो गया तो सरकार की कितनी छींचा लेदर हुई और खुद अनिल मसीह की कितनी छींचा लेदर। तो कोई भी ऑफिसर ऐसा चाहेगा, चंद लोग ऑफिसर हो सकते हैं, बहुतायत में ऑफिसर ऐसा नहीं करेंगे। कोई अगर 1-2 ने कर दिया वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुतायत लोग ऐसा नहीं करेंगे और वो बचेंगे और साफ सुथरा मामला होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, लास्ट में आप आखिरी सवाल, सार क्या कहता है आपका तीसरे चरण को लेकर, इंडिया वर्सेस एनडीए में? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं प्रज्ञा, जिस क्षेत्र में ये चुनाव हो रहा है, यहाँ पे पहले ही समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रही है, जैसा कि मैंने कहा, और जिन सीटों पे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वो सीटें भी मैंने आपको गिनाई है। बाकी जैसे जैसे वोट फीसद बढ़ेगा उस हिसाब से चीजें पता चलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, अब जैसे कि हम बात करते हैं, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो वेस्टर्न यूपी का कोई एरिया हो, आप भी जानते हैं कि यहाँ पे अग्निवीर सबसे बड़ा मुद्दा है।
जी। यहाँ के जो नौजवान हैं वो सेनाओं में जाते हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर योजना लेके आई है उससे यहाँ का नौजवान बहुत खिलाफ है और उसका रिएक्शन इन चुनाव में दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर समय देने के लिए। नमस्कार।